हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक का नाम है नागरिकता, जो कि भारतीय संविधान में भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो आज हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, जिससे 1-2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप ये क्वेश्चन आसानी से लगा पाएंगे, हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। हमारे संविधान में जो भाग 2 है उसके अंतर्गत भाग 2 में आर्टिकल 5 यानी कि अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो इन सभी आर्टिकल में 5 से लेके आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। एक एक आर्टिकल करके हम यहाँ पे देखेंगे कि किस आर्टिकल में किस प्रकार की नागरिकता के बारे में और नागरिकता के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 5 से शुरू करेंगे और आर्टिकल 11 तक के एक एक आर्टिकल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का भाग 2 आर्टिकल 5 से। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का मतलब है कि जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था तो इसमें बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत में रह रहे थे या जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ था, ठीक है, या वो 5 साल से रह रहे हैं भारत में, ठीक है, तो उनको क्या होगी, भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त होगी, यानी कि वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। एक बार फिर से समझिएगा, यानी कि संविधान के प्रारंभ होने के समय ऐसे व्यक्ति जो भारत में अधिवास कर रहे हैं यानी कि रह रहे हैं या जिनके माता पिता का भारत में जन्म हुआ था, ठीक है, या 5 वर्ष से ज़्यादा वो भारत में रह चुके हैं, उनको क्या होगा, वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे, यानी कि वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, भारत की नागरिकता के अधिकार उनको होगा। ये आर्टिकल 5 आपका बताता है। चलते हैं आर्टिकल 6 क्या कहता है, देखते हैं। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, यानी कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, यानी कि आप लोगों को पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश का बंटवारा हुआ 2 भाग में, पाकिस्तान और भारत यानी कि इंडिया। तो जो कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, भारत में बसे, ठीक है, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता के क्या अधिकार हैं उसके बारे में आर्टिकल 6 बताता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन यानी कि आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। तो इसमें बताया गया है कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो लोग भारत में रहते थे, अविभाज्य जो हमारा अविभाज्य भारत था जब बंटवारा नहीं था, तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत में रहते थे वो पाकिस्तान से भारत आए भी हैं तो वो क्या समझे जाएंगे, भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ओके, चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 बताता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार के बारे में, यानी कि जिस तरह से कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए इसी तरह कुछ लोग जो भारत में नहीं रहना चाह रहे थे वो पाकिस्तान गए। तो यहाँ बताया गया पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले यानी कि पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार के बारे में कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 7 में बताया गया, यानी कि अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए उनके नागरिकता अधिकार क्या होंगे। बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 में बताया गया भारत के बाहर रहने वाले, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के बाहर रह रहे हैं, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव यानी कि भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं लेकिन अब क्या है, वो भारत के बाहर रह रहे हैं, तो उनके नागरिकता अधिकार क्या होंगे भारत में, तो उसके बारे में अनुच्छेद 8 में बताया गया है।
चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 बताता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। तो अनुच्छेद 9 में ये बताया गया है साफ साफ कि जो लोग किसी दूसरे राज्य की या दूसरे देश की स्वतः नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं या दूसरे देश में जाके बस जाते हैं और वहाँ की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी क्या होगी, भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 बताता है आपको। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 बोलता है कि अनुच्छेद 10 कहता है यहाँ पे कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसका मतलब क्या है, अनुच्छेद 10 में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का नागरिकता किस तरह से बना रहेगा, किस तरह की नागरिकता होगी, तो इसके बारे में जो निर्णय होगा वो संसद विधि बनाकर बताएगी कि किस तरह से कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है या नागरिकता समाप्त होती है और किस तरह से किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। इसके बारे में पूरा उसको क्या कहते हैं अधिकार संसद को दिया गया है कि इस पे वो कानून बनाए। इसके बारे में आर्टिकल 10 ये बताता है। अनुच्छेद 11 यानी कि अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार विधि द्वारा विनिमय किया जाना। इसका मतलब क्या है, यानी कि नागरिकता पे पूरी तरह संसद को अधिकार दिया गया है कि इस पे संसद में कानून बना सकती है और नागरिकता में संशोधन कर सकती है। नागरिकता किस तरह से उसको क्या कहते हैं दी जानी है किसी व्यक्ति को, या किसी व्यक्ति की नागरिकता किस तरह समाप्त होगी, इसके बारे में पूरी तरह संसद विधि बना सकती है। और इसी आधार पे हमारी संसद ने कई नागरिकता अधिनियम बनाए हैं और उन अधिनियम में समय समय पर संशोधन किए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ अधिनियम लिखे हैं। जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पहला बना था, ठीक है। इसके बाद 1986 में इसमें संशोधन किया गया, फिर 1992 में इसमें संशोधन किया गया, फिर 2003 में इसमें संशोधन किया गया, फिर 2005 में इसमें संशोधन किया गया, फिर 2015 में। तो यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पहला था, फिर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 आया, फिर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1992 आया, फिर भारतीय नागरिकता अधिनियम 2003 आया, फिर भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005, फिर इसी तरह भारतीय नागरिकता अधिनियम 2015, ठीक है। तो ये आपके संसद ने जो नियम बनाकर नागरिकता के बारे में बताया है, ये अधिनियम समय समय पर संसद द्वारा पारित किए गए हैं और अधिनियम बनाए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। तो इसी में समय समय पे जो संशोधन हुए हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या संशोधन हुआ। अभी हम लोग देखते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है, इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे पढ़ते हैं। तो चलिए ऊपर का हम मिटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग ये आर्टिकल नोट कर लिए होंगे। और यहाँ पे हम लिखते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। चलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि नागरिकता किस किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं नागरिकता प्राप्त कैसे होती है, ठीक है, कैसे होती है। तो इसके 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके 5 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार जो है जन्म से। पहला प्रकार क्या है, जन्म से। दूसरा प्रकार कौन सा है, वंश परंपरा से, वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है पंजीकरण से, पंजीकरण से। चौथा है भूमि अर्जन से, यानी कि कोई भूमि अर्जित की जाती है भारत द्वारा, भूमि अर्जन से। चौथा क्या है, भूमि अर्जन है। पांचवा है देशीकरण से, देशीकरण
पंजीकरण से। ठीक है, अब चलते हैं एक एक करके देखते हैं किस तरह से हमको ये 5 प्रकार हैं जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भारत देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। जन्म से कैसे नागरिकता मिलती है, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है, पंजीकरण से कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, भूमि अर्जन द्वारा कैसे प्राप्त होती है और देशीकरण द्वारा कैसे प्राप्त होती है। देखते हैं जन्म से कैसे। कोई भी व्यक्ति जन्म से नागरिकता कैसे मिलती है, पहला प्रकार जो है कोई भी व्यक्ति, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। कोई भी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा हो, क्या हो, भारत में जन्मा हो, ठीक है, और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यानी कि जन्म से आप भारत के नागरिक कब समझे जाएंगे, आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है भारत में, तो आप भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ठीक है, ये आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है। लेकिन जो समय समय पे संशोधन हुआ तो 1986 का जो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ, उसमें इतना और जोड़ दिया गया कि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो, लेकिन क्या होना चाहिए, आपके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक भी होना चाहिए। तो ये इतना क्या किया गया, 1986 के संशोधन द्वारा इतना और जोड़ दिया गया। यानी कि पहले ये था, 1986 से पहले ये था कि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म हुआ है तो आप भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये है कि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो और साथ में आपके माता पिता में से किसी एक का, ठीक है, किसी एक का भारत की नागरिकता होना जरूरी है। यानी कि दोनों की नागरिकता विदेशी ना हो, किसी एक का माता हो या पिता हो आपका भारत का नागरिक है और आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक समझे जाओगे। ठीक है, तो ये आपका जन्म से नागरिकता कहते हैं। यहाँ पे वंश परंपरा द्वारा, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, वंश परंपरा द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त होती है। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, या उसके बाद किसी विदेशी देश या कहीं बाहर उसका जन्म हुआ हो। क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म किसी दूसरे देश या कहीं बाहर होता है तो वो भी भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद विदेश में या बाहर होता है, लेकिन उनके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। ठीक है, भारत का नागरिक है तो वो क्या होगा, वो व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये किस आधार पे होगा, वंश परंपरा द्वारा। यानी कि वंश परंपरा मीन्स उसके माता पिता भारत के नागरिक थे या माता नागरिक थी या पिता नागरिक थे, लेकिन उसका बेटा बाहर जन्म लेता है किसी दूसरे देश में तो वंश परंपरा द्वारा उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद उसका जन्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका वंश परंपरा के द्वारा। अब चलते हैं नंबर 3 पे और देखते हैं नंबर 3 पंजीकरण से नागरिकता। यानी कि पंजीकरण
करा के हम रजिस्ट्रेशन करा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हम किन किन परिस्थितियों में करा सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है कि पंजीकरण तिथि, जब आप पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो उस तिथि से 6 माह आप भारत में रह चुके हो, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन थी जब संशोधन नहीं हुआ था भारतीय उस नागरिकता अधिनियम 1955 में। अब कंडीशन है कि 5 वर्ष निवास कर चुके हो, यानी कि आप भारत में 5 वर्ष रह चुके हैं, निवास कर चुके हैं, तो आप पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाइए गवर्नमेंट के पास, और आप अगर जो 5 वर्ष पूरे करते हैं पंजीकरण की तिथि तक भारत में निवास करने की, तो आपको नागरिकता भारत की प्राप्त हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है पंजीकरण करवाने के लिए जिसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन भारत के बाहर निवास कर रहा हो। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका क्या है, जन्म भारत में हुआ है लेकिन वो भारत के बाहर निवास कर रहा है, तो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के माध्यम से उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है ऐसी कोई विदेशी महिला, यानी कि ऐसी कोई विदेशी महिला जो भारत में किसी व्यक्ति के साथ शादी कर चुकी है या करने वाली है, तो वो भारत की नागरिकता लेनी चाहती है, तो वो रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। चौथा पॉइंट है भारत के नागरिक के अवयस्क बच्चे, यानी कि ऐसे नागरिक भारतीय लोगों के ऐसे बच्चे जो अवयस्क हैं, यानी कि अभी 18 साल से कम है, तो ऐसे बच्चे जो बाहर रहते हैं, यानी कि जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है लेकिन उनके क्या है, उसको क्या कहते हैं, माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, पंजीकरण द्वारा अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिला सकते हैं, भारतीय नागरिक के अवयस्क बच्चे, ठीक है। पांचवा है कि राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल देश के कौन कौन से, जो हमारे उसको क्या कहते हैं, भारत देश पे किसने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, यानी कि ब्रिटेन इंग्लैंड ने शासन किया। तो इंग्लैंड ने एक ग्रुप बनाया राष्ट्रमंडल देश, तो राष्ट्रमंडल देश में वो देश शामिल है जहां जहां इंग्लैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है, यूके ने शासन किया है, तो वो एक ग्रुप है, उस ग्रुप को बोलते हैं राष्ट्रमंडल देश। तो राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक, कोई भी राष्ट्रमंडल देश का नागरिक है जो भारत में रह रहा है या भारत सरकार की नौकरी कर रहा है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपके पास पंजीकरण के लिए इन 5 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि भूमि अर्जन द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं। अब जो एक प्रकार और है देशीकरण द्वारा कैसे नागरिकता मिलती है। तो देशीकरण का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 10 सालों से क्या है, भारत में रह रहा है, वो विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता उसको क्या कहते हैं, देशीकरण द्वारा प्राप्त कर सकता है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10 सालों से भारत में रह रहा है, तो गवर्नमेंट के पास जाकर देशीकरण का प्रमाण पत्र इशू करवा के वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कंडीशन ये है कि वो 10 साल तक भारत में रह चुका हो या भारत में कार्य कर रहा हो, ठीक है। अगला पॉइंट है भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता। भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता कैसे मिलती, जैसे भारत ने किसी नए क्षेत्र को अपने देश में मिला लिया, मतलब कि किसी नया क्षेत्र या नया कोई उसको क्या कहते हैं क्षेत्र भारत ने अर्जित किया, तो जो भी क्षेत्र भारत अर्जित करेगा तो जो वहां की पब्लिक होगी वो स्वतः रूप से भारत के क्या समझे जाएंगे, नागरिक समझे जाएंगे। क्योंकि कोई भी क्षेत्र भारत में जैसे जुड़ता है और कोई भी क्षेत्र भारत क्या करता है, अर्जित करता है, तो वहां की पब्लिक स्वतः ही भारत की नागरिक समझी जाएगी। तो इस तरह भूमि अर्जन द्वारा भारत की नागरिकता लोगों को प्राप्त होती है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे भारतीय नागरिकता अधिनियम में 5 प्रकार की नागरिकता के बारे में बताया गया है, किस किस प्रकार से भारत की नागरिकता लोगों को मिली हुई है और किस प्रकार से भारत की नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि भारत की नागरिकता का त्याग यानी कि भारत की नागरिकता को छोड़ हम कैसे सकते हैं, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। नागरिकता का अंत,
देखते हैं जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि नागरिकता हम किस किस तरह से प्राप्त करते हैं, भारत की नागरिकता कैसे हमें मिलती है। तो कुछ आधार हैं जिन आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता त्याग कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं या भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो भारत की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार हैं? नंबर 1 है स्वयं। ठीक है, स्वयं किसी देश की किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी कि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं अपनी स्वेच्छा से। ठीक है, तो आपकी क्या होगी, भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि आपने जैसे ही किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की, किसी दूसरे देश के नागरिक बने और वहाँ की नागरिकता आपने प्राप्त कर ली, तो आपकी भारत की नागरिकता क्या होगी, स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा कौन सा आधार है? दूसरा आधार है नागरिकता का परित्याग करने पर, यानी कि आपने स्वयं भारत की नागरिकता क्या कर दी, छोड़ दी। यानी कि आपने भारत की नागरिकता क्या की, छोड़ दी। भारत की नागरिकता उसको क्या कहते हैं, आपने त्याग कर दी। तो पहला आपका हो गया किसी दूसरे देश की, जैसे ही आप नागरिकता ग्रहण करते हो तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। यानी कि किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो आपको नागरिकता छोड़ना है तो आप क्या करिए, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लीजिए, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा है या तो आप स्वयं नागरिकता का क्या कर दीजिए, परित्याग कर दीजिए, यानी कि नागरिकता को त्याग दीजिए भारत की। तीसरा है कि सरकार या भारत द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त करना या रद्द करना, यानी कि भारत सरकार या उसको क्या कहते हैं, भारत ने स्वयं आपकी नागरिकता क्या कर दी, छीन ली, यानी कि नागरिकता समाप्त कर दी। ऐसा क्यों करेगी सरकार? ऐसा करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ तो जरूर आपके खिलाफ उसको कहते हैं पॉइंट होंगे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट हैं जिस पे हम बात करते हैं, किन किन स्थितियों में आपकी नागरिकता भारत सरकार क्या कर सकती है, छीन सकती है। तो आइए इन पॉइंट पे बात करते हैं। जो आपको मैंने बताया था, नागरिकता सरकार या भारत सरकार द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त या रद्द करना, किन किन स्थितियों में सरकार आपकी नागरिकता रद्द कर सकती है। या तो आपने, पहली स्थिति है कि आपने संविधान की क्या की है, अवहेलना की है, यानी कि संविधान के प्रति दुर्भावना प्रकट की है और आप संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। संविधान की अवहेलना करने पर आपकी क्या होगी, नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है। दूसरा, अगर जो आपने भारत में युद्ध चल रहा है, युद्ध काल में किसी शत्रु देश की क्या की, मदद की। जैसे भारत से किसी देश से युद्ध चल रहा है और सरकार को पता चला कि उस समय आपने किसी शत्रु देश को क्या की, मदद की, तो ऐसी स्थिति में सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है और आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। या गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण करना, यानी कि जो अभी आपने इससे पहले 5 प्रकार बताए थे नागरिकता ग्रहण करने से, उसमें सरकार को लगा कि आपने किसी गलत तरीके से नागरिकता, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के ग्रहण की है भारत की नागरिकता। तो जैसे ही सरकार को पता चलेगा कि आपने गलत तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की है, तो सरकार आपकी नागरिकता रद्द कर सकती है, यानी कि समाप्त कर सकती है। चौथा है पंजीकरण या देशीकरण। अभी जो आपको पीछे मैंने 5 तरीके बताए थे नागरिकता प्राप्त करने के, उसमें मैंने एक तरीका पंजीकरण और देशीकरण बताया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता और देशीकरण के द्वारा नागरिकता, यानी कि 10 साल अगर जो भारत में आप रहते हो देशीकरण में, तो आपको भारत की नागरिकता देशीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्राप्त कर सकते हो। तो इन दोनों आधार पर अगर जो आपको नागरिकता मिली है और आप किसी 5 वर्ष के भीतर
नागरिक बनने से 5 वर्ष के भीतर किसी दूसरे देश द्वारा 2 वर्ष की अगर जो आपको सजा सुनाई जाती है तो भारत आपकी नागरिकता क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। एक और पॉइंट है, लगातार 5 वर्ष तक भारत के बाहर रहने पर, यानी कि आपके पास भारत की नागरिकता है और आप लगातार 5 वर्ष तक भारत के बाहर रहते हैं तो सरकार आपकी क्या कर सकती है, नागरिकता को समाप्त कर सकती है। तो इस तरह से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। नागरिकता का अंत 3 प्रकार से कर सकते हैं, स्वयं किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता परित्याग करने पर, या सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर या आपकी नागरिकता समाप्त करने पर सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हैं जिसके माध्यम से आप लोगों की नागरिकता क्या होती है, भारत की समाप्त हो सकती है। तो आपने यहाँ पे देखा, ओवरव्यू दे देते हैं। भाग 2 के अंतर्गत भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से यानी कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 आपने एक एक करके पढ़ा। अनुच्छेद 11 तक आपको नागरिकता के बारे में बताया गया है। फिर आपको मैंने बताया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जिसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आपने देखा कि 5 प्रकार से किस तरह से हम भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं। फिर आपने देखा इसी अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रकार से किस तरह से हम भारत की नागरिकता त्याग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये वीडियो बार बार देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इसको बार बार याद करिएगा। नागरिकता से भी कोई भी क्वेश्चन आए कहीं से आपका छूटने वाला नहीं है, इससे बाहर नागरिकता से कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। और वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर करते रहिए, ज़रूरतमंद तक वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।